नमस्ते बच्चों। 11th स्टैंडर्ड में जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक वो क्वांटिटीज जिन्हें बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और दूसरी वो जिन्हें समझाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम समझाने के लिए कहें या जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम कहें। तो वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बताई जाती हैं या जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिनमें डायरेक्शन होता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर स्केलर्स। एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है मास। मास को एक्सप्रेस करना है तो वी विल से दैट 5 kg, 10 kg, 12 kg। सो ये स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वी विल से दैट कि x is moving with a velocity of say 5 meter per second from point P to point Q. So when I'm stating that he is moving with velocity of 5 meter per second from point P to Q, तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट ही इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to Q, so the direction is from P to Q. सो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं, और जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को यूज करते हैं उन्हें हम स्केलर कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसे यूज कैसे करना है, और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में आपने ये तो समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। स्केलर जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर। और जहां पर हम डायरेक्शन भी शो करेंगे वो वेक्टर। अब समझिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि फोर्स, एक फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स है, तो व्हेन आई एम सेइंग दैट फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन, इट इज एक्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, कोई डायरेक्शन भी हम बताएंगे, बट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स है। तो यहाँ पर ये जो 10 हम यूज कर रहे हैं वर्ड, 10 वर्ड, इसे ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। 10 क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, राइट। ओके, 5 न्यूटन अगर हम कहेंगे तो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अभी आप देखेंगे कि व्हेन आई एम सेइंग 10 न्यूटन, व्हेन आई एम सेइंग 5 न्यूटन, तो आपको समझ में आता है कि जो 10 न्यूटन है ये वाला फोर्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है, डबल है। तो मैग्नीट्यूड से आपको उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर वेक्टर में, अभी वेक्टर आप समझिए कि देयर इज ए वेक्टर ए बी। ओके, अभी ये ए बी क्या है, ये सपोज ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन ए टू बी है, तो आई विल एक्सप्रेस दैट एज वेक्टर ए बी। नाउ ये वेक्टर ए बी है। जनरली हम जब इसे डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो जो लेंथ होती है वेक्टर की वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। सो 10 न्यूटन अगर हम फोर्स कह रहे हैं तो मे बी वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, जैसे हमारे पास में अवेलेबल होगा स्पेस। सो यहाँ पर अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ विल इंडिकेट इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ वेक्टर ए बी को हम इस तरह से शो करेंगे। ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर हम एक एरो मार्क करेंगे, या फिर हम ए बी और सिंपली एक छोटी सी सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसे कहेंगे ए बी बार। तो बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर, वेक्टर ए बी। नाउ इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए बी बार
को इस तरह से दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, इसे हम कहते हैं मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी, एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप जब भी किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे वेक्टर ए हो गया, आपका वेक्टर ए बार हो गया, नाउ दिस ए बी फ्रॉम ए टू बी, आप इसे एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट दिस विद स्मॉल बी बार और यू कैन रिप्रेजेंट विद ए बार, समथिंग लाइक दैट। तो आपका ए बार सपोज मैं यूज कर रहा हूँ। अभी जो ए बार है, मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ए बार दिया हुआ है, दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 5k। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूजन है कि ये वेक्टर में ये आई जे के ये सब क्या है। ओके, तो हम आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे हम ये सारी चीजों के बारे में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको एक वेक्टर दिया है ए बार विच इज 3i प्लस 2j प्लस 5k। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल राइट ए बार inside this two vertical line and this will be equal to square root of 3 square plus 2 square plus 5 square। आप कैलकुलेशन कीजिए, जो भी वैल्यू आती है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इन शॉर्ट व्हाट आई विल से दैट कि अगर ए बार आपको दिया हुआ है a1i प्लस और xi, better I will say that if it is given like xi plus yj plus zk, then your magnitude of this vector will be equal to square root of x square plus y square plus z square. Now ये magnitude हो गया, this is magnitude. So can I express my vector in the form of this magnitude? Because हमने क्या देखा कि 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन में 5 मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर ये जो ए बार है, इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो क्या मैं वेक्टर को ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस, लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो द गिवन वेक्टर ए बार कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए इनटू, हम यहाँ पर ए कैप यूज करेंगे। ए कैप इंडिकेट करता है डायरेक्शन, या फिर हम कहें यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल गिव यू वेक्टर ए। सो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन पता करना है या मुझे यूनिट वेक्टर पता करना है, दैट इज ए कैप करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस ए बार बाय दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल। तो ये जो ए कैप है, ए कैप, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला ऑन द यूनिट वेक्टर यू विल गेट आंसर एज 1। सो कभी भी हमें मैग्नीट्यूड निकालने पे आंसर 1 आए, इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। अभी आप प्रॉब्लम देखेंगे जहां पर आपको कोई एक वेक्टर दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो आपको करना क्या होगा? आपको पहले यूनिट वेक्टर निकालना होगा जिससे आपको मैग्नीट्यूड 1 मिल जाए, और फिर उस आंसर को आपको 8 या 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? अब जैसे यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ए बार दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो इट विल बी 3 3 9, 2 2 4, 5 5 25। सो 9 plus 4 13, 13 plus 25 if you calculate, 13 3 5 plus 3 8, 2 plus 2 4 48, with 16 3 the 48, so 4 root 3। Okay, 4 root 3 is magnitude. A bar is 4 root 3. So what is your A cap? In this example, what is A cap? A cap will be your A bar, that is 3i plus 2j plus 5k divided by 4 root 3. This is my A cap, unit vector. So unit vector is okay. अब यहाँ पे कुछ टाइप्स की बातें कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ
वेक्टर। पहला हम डिस्कस करते हैं नल वेक्टर। अब नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या हो गया? ये एक आप कह सकते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, ओके, जो थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली नहीं। एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन है बट कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं तो वेक्टर कहाँ से होगा? जीरो। So that is null vector or zero vector. So it is represented by zero only. सेकेंड है यूनिट वेक्टर, जो अभी हमने डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर। थर्ड यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन। थर्ड को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ओके। दो या दो से ज्यादा वेक्टर, सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो आई विल कॉल दीज थ्री वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर बिकॉज इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। फोर्थ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, या फिर पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं। द वेक्टर which have the same or parallel support are called collinear vector. So ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, they're parallel vector, okay। ये एक वेक्टर, यहीं पर ये एक दूसरा वेक्टर, they're the parallel vector और collinear vector। इक्वल वेक्टर, इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर में आपके वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सिक्स है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या? ये आपका वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इट विल बिकम नेगेटिव वेक्टर। सो सपोज आपका ए बार ये एक वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो माइनस ए बार होगा। माइनस ए इंडिकेट करता है कि ए का जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का रिवर्स डायरेक्शन। एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, अगर आपके वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर आपके थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं, ओके। थ्री डायमेंशनल मतलब दे आर इन एक्स वाई एंड जेड प्लेन, ओके। टू डायमेंशनल मीन्स दे आर इन 2D प्लेन लाइक एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, लाइक दैट, ओके। तो ये वेक्टर्स के कुछ टाइप हो गए। नेक्स्ट हम पोजीशन वेक्टर समझते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओके। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पोजीशन वेक्टर, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी किया टू लोकेट द पॉइंट्स। नाउ इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम I have origin O and suppose here I have a point A. point A का कोई कोऑर्डिनेट होगा। मैं ये पॉइंट O से ये पॉइंट A को ज्वाइन कर दूं तो ओरिजिन से A की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर मिलेगा O A बार। ये जो वेक्टर O A बार है इसे ही हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो पोजीशन वेक्टर में आपका इनिशियल पॉइंट जो होगा वेक्टर का वो तो ओरिजिन होगा, एंड जो टर्मिनल पॉइंट है A ये आपका गिवन पॉइंट होगा। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। एंड ये जो पोजीशन वेक्टर है जनरली इसे हम आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आर बार इंडिकेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है एक्स वाई जेड। पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0 0। सो दिस ओ ए बार कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये एक्स आई वाई जे और जेड के आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर ये एक चीज हो गई। अब ये आई जे के क्या, तो आई जे के क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस ये पॉइंट कहां पर है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं आई, अलोंग वाई एक्सिस ये कहां पर है, दैट इज बाय जे, और अलोंग जेड एक्सिस ये पॉइंट कहां पर है, दैट इज के। ओके, तो आई जे के क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ओके, अगेन आई जे के क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सो व्हेन there is a vector along x-axis and its magnitude is 1, it is I cap. When it is along y-axis, its magnitude is 1, it is j cap. And when it is along z-axis and its magnitude is 1, it is called k cap. Okay, अब ये जो वेक्टर r है इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो एडिशन में हम समझेंगे आगे, एडिशन में तो यहाँ पर अभी मैं इसे डिस्कस नहीं करता। जब हम एडिशन वगैरह दो वेक्टर के करेंगे तब हम इसे डिटेल में समझेंगे। ओके, सो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए बार होगा एंड दैट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर मैंने आर बार से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल आर बार से, तो हम आर बार भी कह सकते हैं। आर बार इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए। सो पोजीशन वेक्टर क्लियर? यस एवरीवन, पोजीशन वेक्टर क्लियर? ओके, अब यहाँ पर इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट इज ओ ए बार फाइंड आउट करना है या फिर आर फाइंड आउट करना है, जब मैं बार नहीं लिख रहा, जब मैं बार नहीं अप्लाई कर रहा, तो इन दैट केस ये जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है। नाउ ये मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। चलिए अब हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगा और यहाँ पर कुछ 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या ये जो फोर्स ये ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ये 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है? तो आंसर इज नो। एक्चुअली जो नेट इफेक्ट ये ऑब्जेक्ट पे है वो 15 न्यूटन नहीं है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कि ये तो 5 न्यूटन का फोर्स है। तो यहाँ पर जब 10 न्यूटन और 5 न्यूटन अप्लाई हुए तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद ये 5 न्यूटन आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये 5 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर यही 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में होता, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो व्हाट यू से दैट कि भाई टोटल फोर्स तो 15 न्यूटन है, यहाँ पर 5 न्यूटन है, यहाँ पर 15 न्यूटन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। सो क्या होगा, ये बॉडी ये डायरेक्शन में मूव करेगी और क्या अब टोटल जो फोर्स है वो 15 न्यूटन है? तो अगेन द आंसर विल बी नो, द टोटल फोर्स 15 न्यूटन नहीं होगा। ओके, कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, उसके लिए हम ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट हुआ, ओके वो हम स्टडी करते हैं। जैसे ये 10 और 5 अप्लाई किया तो ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं यहाँ तक मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं ये 10 और 5 को हटाकर कोई एक सिंगल फोर्स लगाऊं जिसकी वजह से वो यहाँ तक ही मूव करे सेम टाइम में, तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स 5 होगा। तो मैं कहता हूँ कि ये 10 और 5 का एडिशन 5 है। यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट 15 न्यूटन का फोर्स लगाने से भी मुझे मिल रहा है, तो इसका जो टोटल है वो कितना है, 15 न्यूटन है। यहाँ पर ये 10 और 5 का जो सम है वो कितना है, तो वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए देखना होगा कि वो एक सिंगल फोर्स क्या होगा जो अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर मूव करे एंड उसका मैग्नीट्यूड। सो हमने, या हम कह सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्कआउट किया और वर्कआउट करके उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ नियम बनाए और वो नियम यूज करके हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, पहला नियम है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पहला नियम है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करेंगे हम, आपको दो वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए एक ए बार है और एक वेक्टर आपका बी बार है, कुछ इस तरह से दो वेक्टर, और ये दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ यूज करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि यू ड्रॉ वेक्टर ए एंड देन at the head of vector A you draw the vector B, then complete a triangle by drawing the tail of vector A and head of vector B. So this vector what you get is nothing but sum of these two vectors A bar plus B bar. So here vector A and vector B are in one order, means they are moving from this point to here, then here to here, and your sum is in the opposite order. That means it is not moving from the head of this vector B, it is moving from tail of vector A to the head of vector B. So the sum of two vectors is represented by third side of the triangle, okay, joining these two vectors. This is triangle of vector addition. There is one more law that is called parallelogram law. Parallelogram law. Now parallelogram law is very useful. You must have studied in 11th standard physics कि कैसे हमने parallelogram law को दो वेक्टर्स के सम फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है। अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ में तो ऐसा है कि यू हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, you have to plot it on the paper, okay, and then you can find the value of a plus b, and that value of a plus b is not exact, okay, because जब हम ड्रॉ करते हैं तो there is always a human error and there is limitation of scale also, because of which the correct value of sum of two vectors is not possible to get in the triangle law. तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हमने दूर कर दी पैरेललोग्राम लॉ से। नाउ पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे हम कि जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, वी विल रिप्रेजेंट देम विद द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले ये पैरेललोग्राम की हमने दो साइड बना ली, फिर हम क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करना है, ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, देन ये जो दोनों का मिड पॉइंट था, यहाँ से जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, दिस इज योर ए बार प्लस बी बार, ओके। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मान लो थीटा है, और ये जो रिजल्ट हमने बनाया ए बार प्लस बी बार, इसके बीच में एंगल अल्फा है। ये जो ए बार प्लस बी बार है, इसको हम आर बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ में ये जो मैग्नीट्यूड होगा आर बार का, मैग्नीट्यूड मतलब ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड विच इज आर, और विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, लाइक दिस, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब मैं बार नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्लस 2ab cos थीटा। कुछ याद आ रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है? आर बार इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड देगी, और यहाँ पर ये अल्फा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये अपोजिट साइड हम लेंगे, विच इज अपोजिट साइड इज योर b cos थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पर ये b sin थीटा, सॉरी cos थीटा नहीं होगा, ये b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b इंटू cos थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ है। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ इस तरह से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन मतलब जो रिजल्ट है वो किस एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो आपने देखा दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है। दो वेक्टर को हमने ऐड किया यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे। पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करेंगे, अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो वी विल ड्रॉ देम इन ऑर्डर, ओके, एंड फाइनली फ्रॉम द टेल ऑफ स्टार्टिंग वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर हम एक लाइन जो ऐड करेंगे, सो दैट वी विल कंप्लीट अ पॉलीगॉन। देन दैट last line what we have drawn is the result of all the vectors, is the sum of all the vectors, okay।
तो ये आपका एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कि आपने वेक्टर ए बार और बी बार को ऐड किया, ए बार प्लस बी बार, तो आपका जो रिजल्ट है इट विल बी सेम एज इफ यू ऐड बी बार प्लस ए बार। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ए के साथ बी को ऐड करें या बी के साथ ए को ऐड करें, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं नंबर्स में 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी across the operator, you will find the same thing. You will say that it satisfies the commutative property. तो आपका जो वेक्टर एडिशन है ये commutative property satisfy करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है associative property। Now associative property में क्या, a बार प्लस b बार प्लस c बार। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रैकेट मैंने दिया है, ब्रैकेट दिया है तो इसका मतलब ये है कि b बार प्लस c बार मैं पहले कैलकुलेट करूंगा और फिर a बार में उसे ऐड करूंगा। Whatever result I will get, that is going to be same if I add a bar and b bar first and then I add c bar to the result. Okay, तो ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा अगर है तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एंड वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। मतलब आपने वेक्टर b प्लस सी को पहले ऐड कर लिया, फिर वेक्टर ए के साथ ऐड किया, या फिर आपने ए और बी को पहले ऐड किया है फिर सी के साथ ऐड किया, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एडिशन। थर्ड, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना। आपको एक वेक्टर ए बार दिया है, ओके, आपने ये वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, 3 ए बार मिलेगा। सिंपल ना। अगर आपको ए बार दिया है 2i प्लस j, तो व्हाट इज 5 ए बार, इट विल बी 5 इंटू 2i प्लस j। नाउ ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू द 10 i प्लस 5j। ओके, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। नाउ अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर आप कोई एक कांस्टेंट को दो वेक्टर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ए बार प्लस बी बार से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज सेम एज के ए बार प्लस के बी बार। सिमिलरली अगर वेक्टर ए को के से मल्टीप्लाई किया प्लस वेक्टर ए को एम से भी मल्टीप्लाई किया, तो इट इज सेम एज के प्लस एम को हम पहले ऐड कर लेंगे और उसे ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आपने पहले के से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव के ए बार, फिर आपने एम से भी मल्टीप्लाई कर लिया तो इट यू हैव एम इंटू के ए बार, तो इसे हम एम के इंटू ए बार भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। आपने एडिशन में देखा कि ये एक वेक्टर, रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट आपको ये कुछ एक वेक्टर मिला। नाउ क्या ये वेक्टर को मैं फिर से ये दो वेक्टर में डिवाइड कर सकता हूँ, जो ये दो वेक्टर थे क्या ये दो वेक्टर में डिवाइड कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, आई कैन डिवाइड दिस वेक्टर इन दीज टू वेक्टर्स। ये जो गिवन वेक्टर है उसको इस तरह से वेक्टर्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं हम? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नाउ यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर वेरी वेरी यूजफुल, ओके, एंड फिजिक्स आल्सो दे आर वेरी वेरी यूजफुल। हमने देखा कि वी हैव टू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ, वी हैव टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन अगर दो वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में है तो उनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे ये एक 3 न्यूटन का फोर्स है और इसी लाइन में इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स है, तो व्हाट यू डू, यू सिंपली से दैट कि भाई 5 न्यूटन होगा। ओके, आपने क्या किया,
एल्जेब्रिकली ऐड कर लिया, कोई ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं करना है, कोई पैरेललोग्राम अप्लाई नहीं करना है। इफ द वेक्टर्स आर इन द सेम लाइन, ओके, देन वी कैन ऐड देम डायरेक्टली एज वी ऐड नंबर्स। अगर डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द डिफरेंस। सो यहाँ पर हम करते क्या है कि हम हर वेक्टर को along x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के along डिवाइड करते हैं तो हमको जो वेक्टर्स मिलते हैं along x, y, z, उन्हें ही हम कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सो जैसे मैंने आपको ऊपर पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया कि भाई पोजीशन वेक्टर जो ओ ए बार है, यहाँ पर ओ ए बार हमने डिस्कस किया था। ओ ए बार को यहाँ पर हमने क्या किया है? अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिवाइड किया। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो ये ओ ए बार है वो एक्स आई है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स है। अलोंग वाई, वाई जे है। अलोंग जेड, जेड के है। ओके, तो एक्स वाई जेड लिया। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं ए बार को रिप्रेजेंट करूं तो ए बार को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो यहाँ पर ये A1, A2 और A3 जो है ये इंडिकेट करता है कंपोनेंट, ओके, अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और यू कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर अलोंग x, y एंड z एक्सिस। सो मोस्टली यू विल फाइंड योर वेक्टर इन दिस फॉर्म। ओके, सो A बार इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जहां पर आपका A1i जो है ये अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट है, A2j अलोंग y एक्सिस कंपोनेंट है एंड A3k अलोंग z एक्सिस कंपोनेंट है। अब यहाँ पर ये जो A1, A2 और A3 है, इसे हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ये जो A1, A2 और A3 है, इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर फॉर वेक्टर ए व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो इज A1, A2, A3. So this is along x axis, y axis and z axis. So in order we will write, means always we will write first the value of x, then value of y and then the value of z. So A1, A2, A3 they are the direction ratio of the vector A bar. चलिए अब जब हम कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस समय हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे उनका डिफरेंस निकालेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए बार विच इज A1i प्लस A2j प्लस A3k। एक वेक्टर ए बार है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी बार है। बी बार इज B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब हमें यहाँ पर A1, A2, A3 और B1, B2, B3 क्या है? A1, A2, A3 is the direction ratio of A bar and B1, B2, B3 is the direction ratio of B bar. अब हमें ऐड करना है A bar प्लस B bar को ऐड करना है। तो हमने देखा कि अगर डायरेक्शन सेम है तो हम जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। क्या करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट मिल रहा है उनको ऐड कर लेंगे। तो A1 प्लस B1 and then you will write I cap plus A2 plus B2 you can say J cap plus A3 plus B3 K cap, right? अगर आपको डिफरेंस निकालना है A बार माइनस B बार, then it is A1 minus B1 I cap plus A2 minus B2 J cap plus A3 minus B3 K cap। ये आपका A1 माइनस A2। अब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे if the two vectors are equal, two vectors A and B, A bar and B bar equal, if your A1 will be equal to B1
A2 will be equal to B2 and A3 will be equal to B3। तो आपने जो x, y और z कंपोनेंट लिए हैं, अगर वो कंपोनेंट से सेम होते हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल है। अगर आप ये वेक्टर a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 3a1i हो जाएगा प्लस 3a2j हो जाएगा प्लस 3a3k हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो यहाँ पर आपको ये जो रेशियो है a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3, ये आपको कांस्टेंट मिलेगा। So when you get ratio of a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3 constant, then you will say that कि जो vectors हैं a1, b1 are parallel or collinear. So then I will say that a bar and b bar are parallel or collinear. तो क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि a बार और b बार परपेंडिकुलर कब होंगे? यस, हम पता कर सकते हैं। उसके लिए आपका a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 ये 0 होगा। So when your a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 is 0, then you will say that the vectors are perpendicular. ये हम थोड़ा आगे भी समझेंगे when we discuss about product of vectors. तो अभी तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, how we add, we subtract the two vectors. हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कुछ सीखा था। डायरेक्शन कोसाइन, ओके, डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या था? डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन, ये एल को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, जहाँ पर एल जो है वो कॉस अल्फा है, एम जो है वो कॉस बीटा है और एन जो है वो कॉस गामा है। नाउ ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, these are the angle which our vector make with x axis, y axis and z axis, right? डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, ओके। अब यहाँ पर मैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ए बार हमने देखा कि ए बार कैन बी रिटन एज a1 और let us take p bar, okay, don't take a bar, take p bar. So I have a vector p bar is ai plus bj plus ck. So here direction ratio is what? Direction ratio is a, b and c, right? Now if I want to find p cap, then it is p bar divided by magnitude of p bar. So for that I have to find magnitude of p bar. So magnitude of p bar will be root of a square plus b square plus c square. This is magnitude of p bar, right? So here this p cap is a I plus bj plus ck divided by root of a square plus b square plus c square. So what do you say that कि भाई p cap जो है, p cap is equals to a upon root of a square plus b square plus c square, जो हाँ ये टाइम्स आई कैप प्लस b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जे प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर पी कैप। अभी जो यूनिट वेक्टर पी कैप है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी कैप को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, एंड ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। नाउ दिस टू आर सेम वेक्टर ना, बोथ आर पी कैप, so what you can say that ठीक है, ये जो L है, L will be equal to A upon root of A square plus B square plus C square. Okay, so here we are establishing the relation between direction ratio and direction cosine. M is equal to B upon root of A square plus B square plus C square, and N is equal to C upon root of A square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशनशिप है। डायरेक्शन रेशियो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 होगा, ओके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, एंड डायरेक्शन रेशियो में ये जो वैल्यू होगी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट 1. If it is 1, you will consider it as direction cosine, and if it is not 1, you will consider it as direction ratio. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, हमने तो ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन किया और वेक्टर ओ ए बार आपको समझाया। अब अगर हमने ए बी को ज्वाइन किया, यहाँ पर आपका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और मान लेते हैं कि ए का जो कंपोनेंट है वो है x1, y1, z1, और b जो है, b का कंपोनेंट है यहाँ पर x2, y2, z2, और यहाँ कहीं हमारा ओरिजिन है which is 0, 0, 0. Yes. Now I want to find how I will write AB bar. So for that, what I'm going to do, I'm going to draw a triangle. Means I will join this OA and this OB. Okay. Now this OA is your position vector of point A. OB is your position vector of point B. And this AB, what I have to find out. अगर यहाँ पर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल लॉ आपको क्या देता है कि ओ ए बार प्लस ए बी बार विल बी इक्वल टू ओ बी बार। So from here it is easy to find what is AB bar. It is OB bar minus OA bar. Now OB bar, from this you can write that this OB bar is x2i plus y2j plus z2k minus you have OA bar, that is x1i plus y1j plus z1k. So this is equals to, यहाँ पर अभी आपका ये हो गया x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. तो ये आपका ए बी बार हो गया, वेक्टर ए बी बार। ओके, तो वेक्टर ए बी बार, नाउ देयर इज नो नीड यू राइट बाय यूजिंग देयर पोजीशन वेक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो ओ ए बार है इसको हम इन शॉर्ट स्मॉल ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए बी बार है दिस इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। और डायरेक्टली फ्रॉम द कोऑर्डिनेट you can say that ki okay it is x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. सिंपल। सो इस तरह से आप कोई एक वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी बार। यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करना है बट मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना चाहूंगा, अदरवाइज दिस लेक्चर विल बिकम
टू लॉन्ग एंड यू विल कंफ्यूज कि भाई क्या क्या हमने किया। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर। ओके, लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स आप एक बार समझ गए तो आपने एक्सरसाइज समझ ली। यस, थैंक यू।